वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पाकिस्तान की मिलिट्री तारीख का एक और अहम दिन, एक ट्रेडिशनल दिन, जब छड़ी जो थी वो ट्रांसफ़र हुई। और ये वो तरीका है जिससे नए आर्मी चीफ जो है वो बेसिकली अपना मनसब संभालते हैं। और आज से जनरल कमर जावेद बाजवा जो है पाकिस्तान के सिपहसालार हैं और उनके आगे बेतहाशा चैलेंजेस हैं। ये जो जनरल साहब की नई तकर्री हुई है उससे एक तो ये तासुर गया ऑब्वियसली कि राहिल शरीफ साहब जो है उनका दौर और नवाज शरीफ साहब के साथ वो जितनी भी कंट्रोवर्सीज फैलाई गई थी, मीडिया पे स्पेकुलेशंस की थी गवर्नमेंट ने या अपोजिशन ने, वो उससे कतई नज़र एक बड़ा स्मूथ दौर गुजरा। ऊपर नीचे हुआ होंगे मामलात, लेकिन उतने ऊपर नीचे नहीं हुए कि हुकूमत ही चली जाती या जाने का खदशा हो जाता। अब नए आर्मी चीफ आए हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ होगा, लेकिन सब लोग ये नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि हालात के हिसाब से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ऊपर नीचे आते रहते हैं। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, जैसे कि डॉन लीक्स आ गई जिसमें हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है बहुत से लोगों के नज़दीक कि एक ऐसी खबर को लीक किया गया जो कि झूठी खबर है, जिसमें आर्मी को मिलान किया गया और हुकूमत वक्त के गुन गाए गए। तो आज स्टार्ट यहाँ से करेंगे, उसके बाद कल बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है 30 तारीख को। कुछ नए एविडेंस तहरीक इंसाफ बगल बजा रही है कि ले आई लंदन से, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वो सुना है कानूनी तौर पर उनके केस की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसमें भी बात करेंगे। मैं एक बड़ी न्यूट्रल वॉइस से स्टार्ट करना चाहूँगा डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। डॉक्टर साहब, ये आज जो कमान चेंज हुई है तो क्या बेहतरीन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का आगाज़ होगा, और क्या नवाज शरीफ साहब पूरा कंट्रोल में, या एटलीस्ट उनका तासुर ये उभर रहा है कि कंट्रोल में इस मामलात के? वो देखिए, राहिल शरीफ साहब के ज़माने में मसाइल रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन में। अब सिर्फ दो चीज़ें हैं इस स्टेज के ऊपर। पहली तो ये है कि 4 से 6 हफ्ते का ज़रूर ऐसा मार्जिन है जब गुडविल सिविल और मिलिट्री में कायम रहेगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है। लेकिन उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो इश्यूज़ के हवाले से डिटरमिन होगा कि जो इश्यूज़ माजी में थे या नए इश्यूज़ हैं उनको किस तरह हैंडल करें, तो हालात बताएंगे। दूसरा ये है कि जो इनिशियल स्टेज में हमने देखा है गालिबन नवाज शरीफ साहब की जो अप्रोच है इस वक्त, यानी पहले 2-3 दिन में अगर देखा जाए अनाउंसमेंट, नई अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट और आज टेक ओवर हुआ है नई लीडरशिप का, तो उसमें जो एक फारसी की कहावत है ना, वो गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने, यानी कि बिल्ली को पहले दिन ही मार दो। एक ये लंबी चौड़ी स्टोरी है कि रोब डालने का तरीका ये है कि आप पहले से ही शुरू से ही रोब डाल दो ताकि अगले को सांस लेने का मौका। तो नवाज शरीफ साहब ने किस पे कहा रोब, किस तरह डाला है? इसमें दो चीज़ें हमें काफ़ी नोटिसेबल हैं। जब उनकी अपॉइंटमेंट अनाउंस हो गई तो वो नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए गए हैं, और उनकी जो मीटिंग हुई है आर्मी चीफ की और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, वो एक लंबी चौड़ी जो दफ्तरी मेज होती है उसके अपोजिट साइड पे, हाँ, उसकी अपोजिट साइड पे बैठ के वो मुलाकात करते हैं। लेकिन अगर आप देखें नवाज शरीफ का तरीकाकार, आमतौर पे वो जो है मुलाकात करते हैं सोफों पे बैठ के, बल्कि बड़ी सीरियस मीटिंग्स भी सोफों पे बैठ के। तो ये जनरल आर्मी चीफ के साथ नवाज शरीफ की पहली मीटिंग इतनी बड़ी टेबल बीच में रख के आपके ख्याल में इससे क्या तासुर दे रहे हैं? इससे तासुर ये कि आई एम द बॉस। अच्छा, आई एम द बॉस। ये देखिए इतनी बड़ी मेज है, आप इतनी मेज के डिस्टेंस, लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर तो बॉस है ही नहीं। देखिए थियरी में तो बॉस हैं, लेकिन एक्चुअल में शेयरिंग होती है। अच्छा, एक ये है। दूसरा ये है कि इनके खिलाफ एक हमें कैंपेन नजर आई है। किनके खिलाफ? नए आर्मी चीफ। वो आज आईएसपीआर ने कहा भी है। हाँ, आईएसपीआर का बयान भी आया, एक कैंपेन आई है। उस कैंपेन के अंदर चलाने में कम से कम एक अहम शख्सियत का ताल्लुक पीएमएलएन से बड़ा करीबी है। अच्छा, अब उनका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन है। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि आर्मी चीफ कंसोलिडेट करे, आर्मी चीफ ने इनिशियली नई अपॉइंटमेंट करनी होती हैं, कमांड स्ट्रक्चर में रिव्यू किया जाता है जब भी आर्मी चीफ आता है, क्योंकि नई अपॉइंटमेंट होनी है, कुछ लोग रिटायर हुए हैं, पोस्टें खाली हुई हैं, तो इसमें इनको चंद हफ्ते लग जाते हैं और अपना पाँव जमाने के अंदर। तो मेरा ख्याल है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की अप्रोच ये है कि पाँव जमाने से पहले रोब डाल लो, जो कि ये कामयाबी नहीं होगी। वजह यह है कि जैसे मैंने पहले कहा, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करें और कंसल्टेटिव प्रोसेस से अगर आप चलेंगे। और फौज आपके ख्याल में उतनी ही डोमिनेटिंग रहेगी पाकिस्तानी सियासत में और या सोसाइटी में जितनी के राहिल शरीफ साहब तक देखी हमने? देखिए, उसमें जो बुनियादी तौर पर दो चीज़ें आप जहन में रखें
पहला तो ये है कि जिस मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात इतने शदीद हों, इंटरनल सिक्योरिटी भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी, वहाँ फौज की ऑटोमेटिक अहमियत होती है, फौज की बात आपको सुनना पड़ती है। पॉलिटिकल मामला में फौज की होती है ना, है जी, कि करप्शन का मामला हो तब भी आर्मी चीफ कह रहे होते हैं। देखिए वो मैं उस पर आता हूँ। देखिए ना, एक तो ये है, दूसरा ये है कि रवायती तौर पर चूंकि यहाँ फौज ने इक़्तिदार संभाला है, 4 दफा डायरेक्ट रूल उन्होंने किया है, और सिविल का अब भी डिपेंडेंस है। मसलन एक आपको सिंपल मिसाल दे देता हूं कि जी पाकिस्तान में सेंसिस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आर्मी बंदे अवेलेबल नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हाँ, आर्मी का तो देखिए ये काम आर्मी का तो नहीं है ना। ठीक, अभी जो है वो मुहर्रम आया, उसके बाद चेलम आया, आर्मी को के यूनिट को आप कह रहे हैं कि जब तक इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी ऑब्वियसली, जब तक हमारे इदारे फाल नहीं होते सिविलियन ज्यादा। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर रिप्रेजेंट करें। फवाद साहब, आप एग्री कर रहे हैं डॉक्टर साहब की इस इंटरप्रिटेशन से कि जो टेबल बीच में रख के मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, तो उसमें पहले दिन से ही नवाज शरीफ साहब डोमिनेट करना चाह रहे हैं नए आर्मी चीफ पे, कि ताकि वो संभलने से पहले, ये आप डिसएग्री करेंगे इस एनालिसिस से? देखिए, पहली बात तो यह है कि असूली तौर के ऊपर सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान अगर एक जमहूरी मुल्क है, एक आईनी मुल्क है, तो फौज जो है उसको सिविल इदारों के मातहत होना चाहिए। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि वज़ीर आज़म साहब का जो तजुर्बा है, नवाज शरीफ साहब का, उनका ये प्रॉब्लम है कि वो सिविल सुप्रीमेसी नहीं चाहते, वो पर्सनल सुप्रीमेसी चाहते हैं। और हमने ये देखा है कि जब भी उनको ये मौका मिला है, उन्होंने फौज को पंजाब पुलिस के तौर पे ट्रीट करना चाहा है, जो नहीं होता। और जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में हमारा जो बुनियादी खामी है, और नवाज शरीफ साहब के जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो जनरल आसिफ नवाज हों, चाहे वहीद काकड़ साहब हों, चाहे जहांगीर करामत साहब हों, चाहे परवेज मुशर्रफ साहब हों, और जो अभी कदरे बेहतर रहे राहील शरीफ साहब से, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने देखी कि क्या हुआ, क्योंकि सिविलियन इदारों की कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते। पार्लियामान डिसफंक्शनल होती है, कैबिनेट डिसफंक्शनल होती है, ब्यूरोक्रेसी डिसफंक्शनल होती है, और सिर्फ वो चाहते हैं कि फौज के जो सरबराहान हैं वो उनके जाती मातहती में आ जाएं। ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लिहाजा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अभी भी आप देखेंगे कि अभी शुरू में जो मर्जी हो जाए, कोई कह दे कि वो कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन हमारे जनरल आसिफ नवाज साहब हुआ करते थे आर्मी चीफ जेलम से, तो वो कहते थे कि जो आदमी 7 लाख बंदा जिसके नीचे होता है वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने इदारे का और अपना ही होता है। तो अभी भी आप देखेंगे कि कमर बाजवा साहब जो हैं वो अभी अब जो आगे वक्त गुजरेगा, इंस्टीट्यूशनल जो किरदार है फौज का, वो बिल्कुल इस तरह से कम नहीं हो सकता जिस तरह से नवाज शरीफ साहब सोचते हैं। राइट, एक ब्रेक लूंगा। बिल्कुल आपको तजिया आपका आ गया, इसमें डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। एक ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, PMLN को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और अगर तो वो आ गए तो मैं ब्रेक नहीं लेता। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? अच्छा, चलें एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके बाद उनको भी इन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया हसन अस्करी साहब ने, और उसको सपोर्ट किया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब की ऑब्वियसली बात को मैं उस तरह नहीं लेता, वो खुद पॉलिटिकल शख्सियत है, लेकिन डॉक्टर हसन अस्करी ने जो है वो बड़ी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और इंटरेस्टिंग बात की कि जो पहली मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की, वो उससे ये लग रहा है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, हसन अस्करी साहब का ये तजिया है कि जो आप पहली मुलाकात से ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ साहब ने पूरी इतनी बड़ी टेबल बिछा के सामने आर्मी चीफ को मिले कि वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं आर्मी चीफ को पहले दिन से। आप एग्री करेंगे इस बात से कि वैसे तो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामान साहब, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मैं समझता हूँ कि तारीख़ी ये मौक़े हैं। इससे पहले 2013 में जब सिविल एक गवर्नमेंट ने बड़े पुरअमन तरीके से अपना इक़्तिदार जो है दूसरी सिविल गवर्नमेंट के हवाले किया, तो वो भी बड़ा एक तारीख़ी मराइल थे। और इसी तरह पाकिस्तान के इदारे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मजबूत हो रहे हैं। जब भी कोई आर्मी चीफ़ अपना टेन्योर पूरा करते हैं और उसके बाद वो अपनी कमान दूसरे आर्मी चीफ को देते हैं, तो ये उन इदारों के लिए बुनियादी तौर पर मजबूती का सबब बनती है, उनकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे का सबब बनती है। बदकिस्मती से पिछले इस टेन्योर में जो 3 साल टेन्योर रहा आर्मी चीफ का, इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा हर मीडिया चैनल ने, लेकिन बहुत सारे मेहरबानों ने बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे, वो जो इत्मीद था वो आपस में बरकरार रहा। और इस तरह की जो कोशिशें, या बाज़ लोगों को आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी की तज़दीक करना मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे कि बाज़ लोग सिवाय इसके
और उनका ना तो कोई मौजू था और ना उनका कोई काम था। बाज़ चैनल्स की, बाज़ एंकर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए। तो मेरी ये गुजारिश ये है कि अब नए आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए हैं, अब इस तरह की कोशिशें नहीं करनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो, जैसा कि आपने कहा कि मेज़ बिछा के बैठे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर अगर अपने वुज़रा से मिलते हैं तो वही उनका टेबल है, उनका ऑफिस ही वो है। ठीक हम है, भी उनसे मिलते हैं तो मैं उसी इसमें ऑफिस पे एक मिलते काउंटर राय हैं, लूंगा उसी टेबल डॉक्टर पे साहब मिलते से। हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब, लिहाजा ये कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। राइट राइट, ये आपका पॉइंट बिल्कुल डॉक्टर साहब आ गया। अब मैं दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर रिजवी साहब, गलत फहमियाँ नहीं फैलानी चाहिए इस तरह के तज्जिए से। वो टेबल तो वहाँ पे लगी होती है तो प्राइम मिनिस्टर मिलना ही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा है, टेबल तो ज़रूर वहाँ लगी हुई होगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी के इतने ऑफिशियल, सिक्योरिटी की इतनी मीटिंग्स होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी बैठते थे, दूसरे भी बैठते थे, उस वक्त वो टेबल कहाँ थी? देखिए, मीटिंग्स हमेशा टेबल पे होती है। मुझे हमेशा इतराज ये रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस मीटिंग्स भी लोगों को सोफों पे बिठा के करते हैं, जिसमें पीछे झंडे लगे होते हैं, एक साइड पे प्राइम मिनिस्टर की सीट होती थी, दूसरी साइड पे एक और सीट होती थी, फिर साइड में सोफे लगे हुए हैं, जो हजारों तस्वीरें उसकी निकलती रही हैं। पहली दफा ये पब्लिक में ये तस्वीर आई है कि जब इतनी लंबी मेज के पीछे वो बैठते हैं। देखिए, अगर आप सिविलियन सुप्रीमेसी बहाल करना चाहते हैं, असूली तौर पर तो होनी चाहिए, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अगर आपने सिविलियन सुप्रीमेसी बहाल करनी है तो गवर्नमेंट को दो चीजें करनी है सिर्फ। पहला तो यह है, अदारे मजबूत कीजिए, सिविलियन अदारे मजबूत कीजिए। अनफॉर्चुनेटली सिविलियन अदारे मजबूत नहीं है। एक पॉइंट और भी दूसरा पॉइंट यह है कि आप परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आप लर्न कीजिए उन ममालिक से जहां मिलिट्री डोमिनेंट पावर थी, लेकिन वक्त के साथ मिलिट्री ने सिविलियन। सर, ये आपके दोनों पॉइंट आ गए, लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी एब्सेंस में एक बात हुई है, मैं चाह रहा हूं आप कमेंट करें गवर्नमेंट की तरफ से। डॉक्टर हसन रिजवी साहब ये कह रहे थे, आज आईएसपीआर ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के मुतालिक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा फायदा किसी का। और डॉक्टर साहब ये भी फरमा रहे थे, आप नहीं थे इधर, कि ये पीएमएलएन का भी कोई अहम बंदे हैं जो इसमें शामिल है, इस प्रोपेगेंडा उनके करीबी। तो ये भी तो आप देखें ना, गलतफहमी मीडिया तो नहीं फैलाता सारी। नहीं, साजिद मीर साहब जो हाँ, मैंने नाम नहीं लिया, बिल्कुल मैंने नाम नहीं लिया उनका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साजिद मीर साहब सेनेटर हैं पीएमएलएन की तरफ से। मैं जवाब दे देता हूं जी। देखें, मैं ये समझता हूं कि ऐसा प्रोपेगेंडा जो भी फैलाएगा वो पीएमएलएन का ना तो हमदर्द है, ना पीएमएलएन को कोई फायदा कर रहा है, ना हुकूमत के साथ उसने उसका कोई, मैं समझता हूं, बेहतरी की है। साजिद मीर साहब अपनी अलग एक जमात रखते हैं, वो उसके सरबराह है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ना तो मेंबर हैं और ना उनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक है। नहीं, सेनेटर है, आपके जमात के साथ है, अपनी जमात के सरबराह हैं। देखिए, लेकिन आपके सेनेटर भी जो है ना, देखिए इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं हमारी स्पोर्ट से वो सेनेटर जरूर बने हैं, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? नहीं, मैं वजाहत कर देता हूँ, मैंने उनकी बात सुन ली है कि हमारी स्पोर्ट से वो सेनेटर जरूर बने हैं, लेकिन पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है। ये एक मेरे सवाल का पहला नुक्ता ये है, वो अपनी इंडिपेंडेंट जमात के सरबराह है। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ की मंतक है और ये कहाँ का, मैं समझता हूँ, अक्लमंदी है कि हम, यानी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, कि वो एक ऑफिसर को एलिवेट भी कर रहे हैं, उन्हें आर्मी चीफ भी बना रहे हैं और उनकी जमात उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रही है। यानी कोई इंसानी अकल, कोई जी शऊर शख्स इस बात को मान सकता है? जी शऊर शख्स नहीं कर सकता। आपसे एग्री करता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है, एक जर्नैल को आप प्रमोट भी कर रहे हैं, उसका प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। हमारा इस प्रोपेगेंडा, आपका पॉइंट आ गया, मैं जवाब देता हूं। आ गया। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं आपसे एग्री करता हूं, कोई जी शऊर शख्स ये हरकत नहीं कर सकता। ये सिर्फ जनरल बाजवा के हवाले से बात नहीं कर, मैं आखिरी एक जुमला, कमरान साहब, आखिरी एक जुमला। जी डॉक्टर साहब, कि हम जो सोच और जहन रखते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ जनरल बाजवा के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा कि वो आर्मी चीफ प्रमोट हो गए हैं, तो मैं इस हवाले से उनके लिए कोई दिफा कर रहा हूं। कोई भी फौजी अफसर हो, आला अफसर, उसके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडे की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो है उसे कंडेम करती है, वो बिल्कुल उसकी। बिल्कुल ठीक है। फवाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? मैं ये कह रहा था कि वो तो जो ख्वाहिश है मासूम सी, वो तो ये है ना कि पहले ही दिन जो आर्मी चीफ हैं उनको जो आगे, जिस तरह डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने कह रहे थे कि बुनियादी तौर के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं ना, द गेम्स पीपल प्ले एज यू डू, ये फिर अगर आपने इतने ही कंडेमिनेशन करते हैं तो आपको चाहिए था कि साजिद मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई आपके अमल में लाते, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई लाते, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजें जिस तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। आप सिर्फ मजम्मत से तो काफ़ी नहीं है ना, बात यह है कि आपने इस तरह से ये करना चाह रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन का आप सरबराह लगा के आप उनको काबू में भी रखना चाह रहे हैं इस तरह के मामला से, जो होना नहीं है। जो आप जो मर्जी कर लें, ये इंस्टीट्यूशन का अपना इनर्शिया होता है। जब तक आप, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी पहले बात कर रहे थे, परफॉर्म नहीं करेंगे, सिविल इंस्टीट्यूशंस बेहतर नहीं करेंगे, ये मामला इस तरह से रुकना नहीं है।
राइट, डॉक्टर साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मदर साहब के पास जाऊंगा इसी देखिए, हाँ, बात पे। मैं ये कह रहा था कि देखिए साजिद मीर साहब तो सेनेटर हो ही नहीं सकते बगैर पीएमएलएन की सपोर्ट के। ठीक उनके है। पास तो अपने वोट ही नहीं है कि वो सेनेट में इलेक्ट हो। और ये है, दूसरा ये है कि ये बात के एक को आर्मी चीफ को एलिवेट किया और फिर उसके खिलाफ उसी की पार्टी प्रोपेगेंडा करे, बात ठीक है, असूली तौर पे तो बात ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही पार्टी से सभी पार्टियों में होता है, मुख्तलिफ आवाजें निकलती ठीक हैं। है। माजी में भी हमने पीएमएलएन के कुछ लोगों से आर्मी की तनकीद सुनी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की आवाज नहीं थी, लेकिन पार्टी के अंदर से राइट सर, आपका आवाज पॉइंट आ गया। निकली। मदर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। मदर साहब, आपके आने से पहले ये गुफ्तगू हो रही थी कि मैंने ये सवाल पुट किया, आपसे पुट करना चाह रहा हूँ कि अब एक नए आर्मी चीफ आए तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक नया स्टार्ट होगा, जो ऑब्वियसली जिसमें अप एंड डाउन सिचुएशन नहीं होगी, एक बड़ा अच्छा चलेगा कि नए आर्मी चीफ हैं, पुरानी बातें खत्म। लेकिन हसन असगरी साहब ये कह रहे थे कि पहले दिन से ही जो है वो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये लगती है कि आर्मी चीफ को डोमिनेट किया जाए। उसके लिए उन्होंने मेंशन किया हसन असगरी साहब ने कि जिस तरह उनको पहले दिन ऑफिस में बुला के वो तस्वीर उतरी जिसमें वो डेस्क पे बैठे हुए एक तरफ और एक तरफ वो बैठे हुए। आपका क्या तज़्ज़िया है कि ये नए आर्मी चीफ के साथ मामलात जो है क्या इसी नहज से शुरू होंगे? और जैसा सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है ISPR कह रहा है उनके मुतल्लिक, और डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो PMLN उसमें शामिल है, उनके करीबी लोग। जी मदर साहब। नहीं, देखिए, मैं तो जो उनकी पहली बात है उससे तो मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चलती है, उसको जब सीरियस मीडिया या नेशनल मीडिया उसको अपनी डिबेट का हिस्सा बनाता है, तब मामला वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है। ISPR ने बयान दिया इस पे। तो मेरा ख्याल है नेशनल मीडिया को उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे ये कि अगेन सिविल मिलिट्री लीडरशिप आगे पहले ही दिन से ये हम तासुर ये पहले दिन से बना रहे हैं कि जी ऐसा है। अभी एक आदमी ने चार्ज लिया नहीं है, अभी उसने अपना काम शुरू नहीं किया है, और हम इस कंट्रोवर्सी को, एक चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाने पे लगे हुए हैं। हमने खुद ही तासुर बना लिया कि जी ये तासुर दिया गया है। अच्छा, वैसे अगर पोजीशनिंग देखें आप, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उनसे ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किया है ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर ही है ना जी। इस मुल्क का। आर्मी चीफ तो नहीं होता चीफ एग्जीक्यूटिव, तो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। तो हम ये क्यों तासुर दे रहे हैं, हम ये क्यों तासुर बनाना चाह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनको ये करना चाह रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल। और हाँ, जहाँ तक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ताल्लुक है, उसके जो मामलात हैं वो रहे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं। और देखिए 2017 और 2018 ये 2 साल ऐसे हैं जिसमें पॉलिटिकल टर्मोइल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगला साल जो है इलेक्शन का साल है, इलेक्शन कैंपेन होगी, भरपूर अंदाज में होगी, टेंशन डेवलप होगी, बहुत से मामला सुप्रीम कोर्ट में होंगे, बहुत से मामला सुप्रीम कोर्ट से बाहर होंगे। तो एक ऐसी टेंशन होगी जिसमें ज़ाहिर एक ऐसा मौका आता है कि जिसमें बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि आर्मी इंटरवीन करे। जिस तरह 2014 में हमने देखा कि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मैं जो है आर्मी इंटरवीन कर जाए, किसी भी तरीके से नवाज शरीफ का ख़ात्मा हो जाए, उसकी चीज़ें मौजूद हैं। तो उस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डेवलप हो सकती है। बाकी जो मामलात हैं सिविल मिलिट्री के, वो हैं मामलात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां सिविलियन समझते हैं कि आर्मी वो उनकी डोमेन है जिसमें आर्मी इंटरवीन करती है, Right. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां आर्मी ये समझती है कि उन मामलात में उनका इनपुट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर उनका इनपुट ना लिया जाए तो ये ज्यादती होती है, और ये उनके नज़दीक ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात ख़राब हो सकते हैं। Right. तो मेरा ख्याल है वो रहेगा, वो चीज़ें रहेंगी। जी डॉक्टर साहब आप ऐड कर लें। बिल्कुल ठीक है मजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी मैं बहुत मुख्तसर में एक बात कह रहा हूँ जी कि देखें, किसी भी मनसब पे फाइज जब 2 शख्सियात मिलती हैं तो उनके बैठने की पोजीशन से उनकी सबकत या खुदा न खास्ता किसी की बरतरी या किसी का वो बैठने की पोजीशन कभी भी तयन नहीं करता। ये तयन सीनियरिटी है, या जैसे कि अभी मज़हर अब्बास साहब ने बड़ी मेरा ख्याल है खूबसूरत और बड़ी क्लैरिटी से बात की है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि किसकी क्या पोजीशन है। वो आइन में दर्ज है। मैं अफराद मैटर नहीं करते, इदारे मैटर करते हैं। हमें इदारों को देखना है, हमें अफराद को नहीं देखना। डॉक्टर साहब, मैं नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो खुद कंप्लेंट कर रहे थे कि
जब वो जीएचक्यू जाते हैं तो आर्मी चीफ जो है, उस जमाने की बात करें, पिछले पुरानी बात है, हाँ, पुरानी बात वो जानबूझ के टोपी नहीं पहनते कि प्राइम मिनिस्टर को सलूट ना करना पड़े। तो ये गलतफहमी कोई और नहीं फैला रहा, ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। मैं इसमें ना प्राइम मिनिस्टर को कसूरवार ठहरा रहा हूं ना किसी और को, ऐसा होता है। जी हसन अंसारी साहब कुछ देखिए, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ेंगे ना तो आपको सियासी तारीख समझ में नहीं आएगी। ये सही है। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर हुई लेकिन हैं। डॉक्टर साहब, मदर साहब की बात में ये तो वजन है, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की गलतफहमी फैलाने का नहीं, मकसद बात क्या उनका प्राइम मिनिस्टर? नहीं, पॉइंट उनका मदर साहब का ये इस लिहाज से दुरुस्त है कि इस स्टेज पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो पीरियड है ये गुडविल का पीरियड है। दोनों तरफ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं क्योंकि नए आए हैं आर्मी के इंचार्ज, और वो अभी ताल्लुकात उनके नॉर्मल रहेंगे। लेकिन मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली ताल्लुकात डिटरमिन होते हैं इश्यूज और प्रॉब्लम के से ऊपर, कि किस तरह आप डील करते हैं। अगर दोनों साइड से कंसल्टेटिव प्रोसेस जारी रहेगा तो एक तवाजन रहेगा। राइट सर, मुझे इससे आगे जाना है। बहुत अहम डेवलपमेंट है, कल 30 तारीख को जो हेयरिंग होने लगी है। फवाद चौधरी साहब, क्या ऐसा नया एविडेंस आपके पास आ गया जो पीटीआई बहुत उछल रही है खुशी से? इमरान खान साहब शेख रशीद से बगलगीर होकर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कल क्या पेश करने लगे हैं जो इससे पहले नहीं है पैनामा पे? देखिए, 3 तरह का एविडेंस है इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर एक एविडेंस है जिसमें पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक वर्जन दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने का जो वर्जन है उसको वज़ीर आज़म साहब के जो बच्चों के स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने डिनाई कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जो कतरी अब उन्होंने नया निकाल लाए हैं वो एविडेंस जो है वो उसको डिनाई कर रहा है। तो पहली बात तो यह है कि जो वज़ीर आज़म साहब के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही उछल कर ये बोल रहे हैं कि हम झूठ पे मबनी हैं, और जो वज़ीर आज़म साहब की जो डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त तक की है वो सारे की सारी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नया एविडेंस आप क्या देने लगे? मैं ये जानना चाहता हूं, नया एविडेंस आप क्या देने लगे? देखिए, नया एविडेंस नया एविडेंस जो हमने दे रहे हैं वो तो जो डॉक्यूमेंट्स पहले तो आज एक काजी फैमिली का आपने देखा है कि उन्होंने लेटर जो है वो खुद लिखा है, काशिफ मसूद ने, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उन्होंने डायरेक्टली दिया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में नया एविडेंस जो है वो बराह रास्त लोगों ने दिए हैं। हमने जो एविडेंस पहले दिए थे उनमें जो हमने मजीद उसको है जो है वो एड अप जो है वो हो चुके हैं। कल हम इनके ऊपर एक कंक्लूसिव बहस जो है नहीं, ये काजी फैमिली के काशिफ ने क्या लेटर लिखा है? मेरी नजर से नहीं गुजर सका एक्चुअली। ये क्या लेटर है सुप्रीम कोर्ट को जो लिखा है उन्होंने? उन्होंने आज ये लेटर लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। ये आपको पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि काजी फैमिली, आपको याद है कि इसी फैमिली के ऊपर वो फिल्म बनी थी मशहूर ज़माना, पाकिस्तान टू इल्फोर्ड वाया पाकलैंड, पाकिस्तान टू पाकलैंड वाया इल्फोर्ड। और ये जो फैमिली इनके 3 जाली अकाउंट्स, इसहाक डार साहब के बयान को भी ये वेरीफाई करती है। यही वो फैमिली है जिसके 3 जाली अकाउंट्स खोले गए थे लंदन में, और एजी हबीब बैंक एजी ज़्यूरिख के 3 अकाउंट्स खोले गए थे लाहौर में। और इन अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस थी आपस में वो बुनियादी तौर के ऊपर कहा जाता है कि जो मोटरवे का कमीशन था वो पैसा मुल्क से बाहर गया था काजी फैमिली के अकाउंट्स में। आप काजी फैमिली का जो एक अपना उनका जो काजी फैमिली ने खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ईमेल किया है, और जो आज मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है सारा, कि उन्होंने ये कहा है कि जो उनके ऊपर जो नवाज शरीफ साहब का जो पैसा था जो बाहर आया था वो तमाम इलीगल था, उसकी जो चेन है वो इलीगल थी, और ये प्रॉपर्टीज जो खरीदी गई हैं ये ब्लैक मनी से खरीदी गई हैं। ये जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसमें एक और इंडिपेंडेंट एविडेंस का इजाफा होता है। और यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स जाली, हमारे अकाउंट्स जो थे वो हमारी मर्जी के बगैर बनाए गए, जिसके थ्रू मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की है शरीफ फैमिली ने। वो ये कह रहे हैं उसके बेटे जो है लेटर लिख के। ये जी, और यही बात जो इसहाक डार साहब ने अपने बयान में तस्लीम भी की थी 99 में, उसको ये जो बयान है ये उसको एग्जैक्टली वेरीफाई भी कर रहा है। और इसके अलावा जो 3 बयानात हैं आप उसको भी सामने रख लें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2011 में जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो ये हैं कि 2004 में मरियम नवाज शरीफ का जो अपना एक जो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट है वो बता रही है कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं उन अपार्टमेंट्स की जो कि लंदन में है, 16, 16A, 17, 17A और ये वो तो ट्रस्टी भी साबित हो गई ना उसमें, तो वो तो मार्बल आर्च लंदन। मरीम नवाज साहब का। लेकिन चले मजर अब्बास साहब, नहीं, वो जो ट्रस्टी वाला मामला है ना वो कल उठ जाएगा, बिकॉज नई एविडेंस जो आई हुई है उसमें उन्होंने खुद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने जो लिखा है, उसने लिखा है कि 2004 में सोल डायरेक्टर के तौर पे ओनर थी। ठीक है मदर साहब, आप किस हद तक एग्री कर रहे हैं फवाद साहब की इस बात से कि जो नया लेटर आया सुप्रीम कोर्ट को, मैं तो खैर नहीं देख सका लेकिन ये कह रहे हैं कि वो चल रहा है, वो आया ईमेल काजी फैमिली की तरफ से जिसमें कहा गया कि जी उनके अकाउंट्स में उनके नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसका कोई ये डैमेजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए आपके नजदीक? मदर साहब देखिए, मैं अभी फवाद साहब को नई नई जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उनकी जिम्मेदारी में बिल्कुल भी यानी क्रिएट करना चाहूँगा कि उनको कोई प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़े। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, डेफिनेटली इतना जो वक्त मिला है उसमें पीटीआई ने अपना होमवर्क किया होगा। उनको लास्ट हेयरिंग्स में जो थोड़ी सी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। ज़ाहिर है उनके जो मेन लॉयर थे हामिद खान वो हट गए, उनकी जगह बाबा रवान साहब आ गए, नईम बुखारी साहब उसे लीड करेंगे। देखिए, ये सारे शवाहिद हैं और ये पीटीआई का मौक़िफ़ है कि उन्होंने इतने शवाहिद जमा कर लिए हैं कि कल वो स्ट्रांगली अपना केस प्लीड कर पाएंगे और उन्हें खासी उम्मीद है। मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, आपने देखा भी नहीं है गलत, ये कोर्ट को सेटिस्फाई करने की बात। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सत्ता इससे मुतमईन होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है और ये फवाद भी जानते हैं कि वो अपने तई, जाहिर है एक वकील यही कहेगा कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग शवाहिद हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट उनके उन शवाहिद से मुतमईन हो ठीक है सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ये अहम सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हो पाती है तो डेफिनेटली उनको फायदा भी होगा और केस का फैसला उनके हक में भी जा सकता है। मैं आपको ऐड कर दूं कामरान जी फवाद साहब, ये जो मुकदमा है, ये देखे इसमें ये मुकदमा कोई इमरान खान के घर के पैसे चोरी नहीं कोई करके ले गया, तरीके इंसाफ का जाती पैसे कोई चोरी करके नहीं ले गया, पाकिस्तान के कौम के पैसे चोरी करके जो है वो बाहर गए हैं। हमारा जो फर्ज था, इमरान खान का जो फर्ज था, हमने ये किया है, वी सेट द बॉल रोलिंग। अब हमारे यहाँ बाकी तमाम पाकिस्तान भी इसमें अपनी एविडेंसेस जो है वो ला रहा है और वो मजीद एविडेंस चलेगा 10 साल अभी और ब्रिटिश पाकिस्तानीज ला रहे हैं और एविडेंस भी आ रही है, चलेगा। बिल्कुल ठीक। तारिक फजल चौधरी साहब, आपने कुछ कमेंट करना है? ये लेटर आपकी नजर से गुजरा जो मुबैना तौर पे बात हुई है, इधर काजी फैमिली के चश्मे चिराग ने लेटर भेजा जिसमें कहा गया कि जाली अकाउंट्स बनाए शरीफ फैमिली ने मुबैना तौर पर और उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की और ये फ्लैट्स खरीदे। ये आपको चला पता है इस लेटर का और कितना डैमेजिंग हो सकता है आपके नजदीक? वैसे आप ये तो नहीं बताएंगे कमाल साहब। मैं इस तरह के कई लेटर्स जो है वो रोज़ाना टीवी स्क्रीन्स की रात के प्रोग्राम्स में ज़ीनत बनते हैं, बल्कि एक तो चैनल माशाल्लाह जो कह रहे हैं बनाता हूं, मुकदमा बिल्ड रोज बनाता हूं, फवाद साहब कह रहे हैं आपको वो और लाइटर नोट जी वो क्या कह रहे हैं? फवाद साहब कह रहे हैं आपने कहा ना कि जी इस तरह के लेटर जो है मैं रोज रात को, आपने लिया पॉज तो उन्होंने फवाद साहब ने कहा बनाते हैं आप। बनाते नहीं, मैंने कहा टीवी स्क्रीन्स की जीनत बनते हैं। नहीं वो आपने पॉज ले लिया ना कल टाइम पे। माशाल्लाह पूरा मुकदमा लड़ते हैं, पूरा जनाब केस बिल्ड करते हैं और फिर केस का फैसला सुनाते हैं। तो ये रोजाना की बुनियादों के ऊपर ये चीजें, तो आप यू डोंट बॉदर, मेरी यू जस्ट गिव अ डैम। गुजारिश ये है तमाम मोअज़्ज़ज़ शुरका से कि ये चूंकि केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा इसमें माहिराना राय जो है उससे हजूर जरदारी साहब की जब ऐसी तैसी हो रही थी ना उनके केसेस में, तो आप ही प्रोग्रामों में आके उनकी ऐसी तैसी करते थे। उस वक्त तो आपने कहा नहीं सब जुडिस है, हमारी कमाल है यार। जी मदर साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था, नहीं तारिक साहब इसमें तो फिर कि इस केस के बाहर जो है वो ज्यादा गुफ्तगू ना की जाए। क्या बात है जनाब, आप रिस्ट्रेंट ऑर्डर ले आए मीडिया के लिए। कमीशन ने ये बात कही, दानियाल ने आप जो है वो बाहर इस पे गुफ्तगू ना किया जाए। जुबैर साहब भी करते हैं, आप भी करते हैं पीआईडी में बैठ के। चीफ जस्टिस साहब ने, मैं अर्ज करता हूं कि नहीं, वो हम इस तरह की डिटेल्स केस की नहीं करते, हम जनरल बात ज्यादा करते हैं। लेकिन 12 ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक लूंगा, कहूंगा प्रोड्यूसर ने जान खाली, मेरी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक जी। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। मदर साहब, कोई आपकी तरफ आया नहीं, कोई बात रह गई थी या कोई आप कुछ बात करना चाह रहे थे? देखिए कामरान, दो चीज़ें, एक तो अभी तारिक फजल साहब जो कह रहे थे, मेरा ख्याल है जिस तरीके से हर केस के बाद
3 वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते PID में, हैं जी। पॉलिटिकल लीडर्स मुस्लिम लीग नून के, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आपका वकील केस लड़ता है तो उसके बाद आके आप वही चीज़ें रिपीट भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं सर, बाहर काउंटर निकल के, एलिगेशंस भी जी। होती हैं। और पैसे दोनों ही का मैं पैसे ये भी कह रहा था हमारे कि लग मेरा रहे ख्याल है होते हैं उनके कि अगेन, लेकिन अब चूंकि जी जी अब और दूसरा कामरान, लास्ट टाइम भी जब बाबर एवान साहब आपके प्रोग्राम में थे उस वक्त भी मैंने ये बात की थी और आज फवाद चौधरी भी बात है कि जब थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन, और ये शायद इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र आती हैं अपने सियासतदानों में, इसी वजह से शायद लोगों को इस चीज़ का यकीन नहीं आता कि ये वाकई करप्शन के खिलाफ कोई मुहिम का हिस्सा है या आपको सर क्या लग रहा है चला सर? रहे हैं या नहीं चला रहे। जी। देखिए, फवाद चौधरी साहब भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब थे, पीपल्स पार्टी में थे, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि स्विस अकाउंट वाला केस है, वो समझते थे। और बाबर एवान ने तो आपके प्रोग्राम में कहा कि आज भी वो समझते हैं कि वो गलत केस है, सरे महल वाला केस है। फवाद ये साहब सारे से पूछ लें इल्जाम जो आप। आसिफ अली जरदारी पर लगते रहे हैं। लेकिन इमरान खान आज भी कन्विंस्ड हैं कि इस मुल्क में इन 2 अफराद ने ख़ास तौर पे और इन 2 ख़ानदानों ने उनके बकौल मुबैना तौर डाके पर मारे। सबसे ज़्यादा करप्शन की है। बकौल क्या इमरान आज फवाद साहब का व्यू तब्दील हो गया है इस बारे में, ख़ास तौर पर विज़ावी पीपल्स पार्टी? जी, फवाद साहब बड़ा रेलेवेंट सवाल किया मदर साहब ने। आप समझते हैं स्विच के अकाउंट सही गए, यानी जो इमरान साहब का तो समझते हैं कि हैं ठीक, नाउ यू आर विद इमरान खान, राइट? ये सवाल नहीं, मैंने जरदारी साहब के अकाउंट्स का या उस तरह से उनको जो है वो डिफेंड जो है वो नहीं किया। मेरा तो जो ताल्लुक़ रहा है वो मैं गिलानी साहब के साथ रहा हूँ, बिलावल साहब के साथ रहा हूँ, और उनका जो करप्शन के जो केसेस हैं वो अभी तक कोई सामने आया नहीं है। जो गिलानी साहब को जिस तरीके से आउस्ट किया गया था, वो मेरा ख्याल है जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि उनको गलत तौर पे आउस्ट किया गया था। और जिस तरीके से अदालत ने उनको उस तरह से, और ये भी महसूस होता है, हम देखते हैं कि जब यहाँ पर अदालतों का जब मयार सामने आते हैं, और अब हम देखेंगे पूरे पाकिस्तान की नज़र इसके ऊपर भी है कि क्या जो पीपल्स पार्टी का जब प्राइम मिनिस्टर था गिलानी साहब, उनके लिए कानून और था, और अब नवाज शरीफ साहब के लिए जो कानून है वो क्या होता है, क्योंकि ये केस बहुत कॉन्क्लूसिव है उसके मुकाबले में। तो जाहिर है आप देखते हैं, क्योंकि ठीक है जरदारी साहब ने 11 साल सजा तो काटी ना, 11 साल नवाज शरीफ साहब तो 1 मिनट इस मामले में तो एक पॉइंट जो है वो जेल में 10-11 साल तो गुजारे उन्होंने, साबित कुछ नहीं हुआ जरदारी साहब पे। असर रज़वी साहब, पनामा कितना इंपॉर्टेंट है आपके नज़दीक? और जिस तरह अदलिया के मुतालिक बात की जाती है, खैर मैं तो नहीं कह सकता, अदलिया को ही लोग ट्रायल में डाल देते हैं, फवाद साहब डाल रहे हैं कि जी उनका इस तरह किया था, अब देखेंगे हम क्या होता है। देखिए, केस तो बड़ा अहम है क्योंकि इसमें अहम शख्सियात इसमें शामिल हैं, तो जाहिर है कि केस अहम हो जाता है। और इसमें इसका जो फैसला है उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही चार्जेस हैं। देखिए, उसमें 4 अप्रोचेस बनती हैं। देखिए, मैं वेरी ब्रीफली एक लाइन में मैं आपको ये कह दूंगा। देखिए, पहली अप्रोच ये है कि आप इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस पे फोकस करें, जो फवाद साहब ने भी बताया कि जो मेन उसमें शख्सियात हैं उनके बयानात में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या उन कॉन्ट्रडिक्शन को इतनी अहमियत दी जा सकती है केस का फैसला उस पर हो। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि जिन लोगों ने भाई वो असद अस्करी साहब वो कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैं। जी बिल्कुल, ये नहीं है कि उन्होंने वैसे किसी अखबार को बयान दे दिया। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की तकारीर हैं, उनकी फैमिली के बयानात हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक अप्रोच ये है कि आप उन कॉन्ट्रडिक्शन की बुनियाद पे भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये जाहिर है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। लेकिन एक अप्रोच कॉन्ट्रडिक्शन के बुनियाद पे फैसले की है। दूसरी अप्रोच ये है कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है वो प्रूफ लाएं बियॉन्ड डाउट। दूसरी अप्रोच ये है। तीसरी अप्रोच ये है कि जिनके पास वो फ्लैट्स हैं, वो अपार्टमेंट हैं, वो ये साबित करें कि ये कहां से आए, किधर से आए, और चौथी अप्रोच किस तरह आए। चौथी अप्रोच जो है वो आपके जो लेटर से निकलती है, जो कतरी शहजादे का लेटर इन्होंने प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसमें जो आर्गूमेंट हमें नजर आती है वो है दादा और पोते का, दरमियान में वालिद आउट है उसके अंदर से, कि मियाँ शरीफ मरहूम ने एक स्टेज पे इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने अपार्टमेंट पोतों को दे दिए। तो अब देखना यह है कि वो खत जो है बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कितना क्रेडिबल हो सकता है। तारिक फजल साहब, आप भी कोई नया एविडेंस जमा करा रहे हैं कल, और वो कतरी शहजादा अब आएंगे भाई साहब इधर एविडेंस देने के लिए? कोर्ट ने बुलाया तो देखें, गुजारिश है जी कि इस वक्त जितने सबूत हमारे पास मौजूद थे तो तकरीबन सारे ही हमने जमा करवा दिए हैं। अगर अदालत किसी सबूत के हवाले से मजीद वजाहत मांगेगी तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जमा कराएंगे।
हमें तो अदालत ने मेरा ख्याल है एक वर्किंग डे दिया था, जुम्मे वाला दिन। जुमेरात को हमारी तारीख थी और जुम्मे का एक दिन छोड़ के उन्होंने कहा कि सोमवार को आप जमा कराएं। इमरान खान साहब ने 15 दिन मांगे, मेरा ख्याल है उन्हें 15 मिले या हफ्ता मिला अपना जवाब जमा कराने के लिए। तो हमारे लिए तो चूँकि हम मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पे भी और हमारे जितने भी मामलात हैं कागज़ों में भी वो बिल्कुल क्लियर है, हमें तो कोई सिलसिले में इशू नहीं है। और बाकी जहाँ तक बात है ये सारी स्पेकुलेशंस का, तो ये फैसला यकीनन अदालत नहीं करना है। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि जो इमरान खान साहब के पास है या शेख रशीद साहब के पास है, वो इससे पहले भी माजी में ये देखने में आया है। ये कोई वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पनामा पेपर्स के बाद फौरन बात कौमी असेंबली में ये ऑफर की थी कि मैं फौरन अपना एहतसाब चाहता हूं। बहुत सबूत दिए गए। फाज साहब जरा बात सुने ना। तो जब आपने इससे पहले भी कई दफ़ा ये बात कही कि जनाब हमारे पास सबूत मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सबूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किए जा सके। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि हमारे पास बहुत सबूत मौजूद हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। पिछली पेशी पे भी कल चल जाएगा पता, कल चल जाएगा अगर पता। आप मदर साहब के पास जाऊंगा मैं। कागजी तराशों को अगर आप सबूत समझते हैं तो ये कागजी तराशे सबूत नहीं है। फवाद साहब कल भी आपको कहीं उस तरह की एम्बैरेसमेंट ना हो जाए जो हामिद खान के मौके पे हुई थी कोर्ट के अंदर। बातें तो बड़ी बड़ी तहरीक इंसाफ कर रही है। पहली बात तो ये है कि सबूत मुझे आप कामरान शाह साहब अपने दिल पे हाथ रख के या तारक फजल साहब को कहें कि वो अपने दिल पे हाथ रख के ये कसम उठा दें कि कतरी शहजादे का जो डीन का डिफेंस है वो बिल्कुल जेन्युइन है। और आप खुद बता दें मुझे कि ये कतरी शहजादे ने जो लेटर लिखा है वो जेन्युइन है। आप मुझे आपको अपनी ओपिनियन बता दें दिल पे हाथ रख के। डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं ना, डॉक्टर साहब ये पूरी कौम को क्या मैं कहूँ बोंगा समझा हुआ है। मतलब कोई हद होती है अगलों को कोई बेवकूफ समझने की कि आप कह रहे हैं मगर साहब आप दिल पे हाथ रख के बताएं। ये खत लिखा रात को यार, मैं इसका जवाब दे यार देता हूं। खुदा का खौफ कर दे। तारक फजल साहब अपने दिल पे हाथ रख के कह दे। मगर साहब आप बताएं दिल पे हाथ मेरा एहतराम है, मैं जवाब में डालना नहीं चाहता। न्यूट्रल बंदे से पूछ लेते हैं। तहरीक इंसाफ हमेशा ये कोशिश करती रही है कि वो मीडिया के बयानात के जरिए। सर एक मिनट, ये आपकी बात आ गई, मैं मदर साहब के पास जाना है। मदर साहब आप मदर साहब दिल पे हाथ रख के बताएं, कतरी शहजादे का लेटर आपके नजदीक सही है या गलत है? दिल पे हाथ रख के बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगा कि मैं अगर किस चीज़ को क्या समझता हूँ, लेकिन इस मुल्क में ये होता रहा है, ये कोई अजूबा बात नहीं है। इस मुल्क में एक आदमी को सुप्रीम को हाई कोर्ट सज़ा दे देती है, उसको सऊदी डील करके ले जाते हैं। तो किसने पूछ लिया इस मुल्क में? या आज अगर वो साहब ये कहते हैं कि मुझे सऊदी अरब ब्रेक लेनी पड़ेगी मदर साहब, मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ आपके पास, एक ब्रेक लेंगे जी। कल 30 तारीख को बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है और लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ क्या नया एविडेंस देती है। हमें कल तक ले दीजिए इजाजत।